हाय गाइस। सो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमने सॉल्यूशंस चैप्टर कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ आज मैं कवर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं जेडबल मेंस में और एम्स में, सो दैट यू गेट सम आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स आते हैं और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पता चलेंगे और ये भी समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन विच विल हैव लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा टी बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, ठीक है, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो हमें इन शॉर्ट ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, और जब ये पानी में जाएंगे तो ऑब्वियसली एच प्लस और दूसरा जो भी एनायन है वो इस तरह के 2 आयन्स बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने सबके 1 मोलर लिया हुआ है, सबका कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया हुआ है, यानी सबके सब अगर इक्वी मोलर हैं, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आयंस उसके बनेंगे जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट होता है, ठीक है, जिसे हम अल्फा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए एच एफ आप 100% लेते हैं, जिसमें से खाली 20% एच प्लस और एफ माइनस में डिवाइड होते हैं, और एच सी एल अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए उसमें से 70% एच प्लस और सी एल माइनस में डिवाइड होते हैं। तो ऑब्वियसली एच का जो सोल्यूशन होगा उसके ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कंपेयर टू जो एच का सोल्यूशन है, राइट। सो हमें ये देखना है कि इन जब चारों का आप इक्विमोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन से सोल्यूशन के अंदर होंगे। सो उसका रीज़न है, उसका आंसर जो है वो एच आई है, बिकॉज एच आई इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डायरेक्टली अगर आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई है तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा पार्टिकल बनाएगा। पर इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, यानी H और F के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू HF की है और सबसे कम वैल्यू HI की है। उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि H और I के एटम के बीच में जो है साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिससे बॉन्ड जो है काफ़ी वीक होते हैं। तो HF का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो पानी में जाने के बाद इतना जल्दी डिसोसिएट नहीं होता। जबकि ये सारे के सारे बॉन्ड्स पोलर हैं तो सभी टूटेंगे तो आयंस बनाएंगे एच प्लस के और ए माइनस के, बट सबसे ज़्यादा आयंस उसके बनेंगे जिसके बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेंगे, और वो सबसे आसानी से टूटते हैं एच आई के, बिकॉज उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। तो यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जो है पानी में जाने के बाद एच आई के बनेंगे, और जिसके जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से डेल्टा टी बी की वैल्यू, राइट, यानी जो डिफरेंस है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट का, वो सबसे ज़्यादा आपका एच आई का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एम्स 2001 में पूछा गया था। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय, राइट, यानी इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट को कभी भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मत मानना। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सॉल्यूशन के बनने के बाद उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और डी वाला जो ऑप्शन है वो तो आपको पता ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना कम होगा सॉल्यूशन बनाने पर, वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो सी आएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो दैट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑब्वियसली एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जो खुद अपने आप में जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं देखते। अदरवाइज 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारी कॉलिगेटिव: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो इस बुक में हमने पढ़ी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है आई गेस या एम्स 2012 का है कि 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट केस, यानी सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो है वाटर लिया है जो कि प्योर सॉल्वेंट है, और 2 अलग अलग जो है वाटर के सैंपल्स लिए 1-1 लीटर, जिसके अंदर पहले वाले में आप 12 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं और दूसरे वाले में जो है आप 68.4 ग्राम सुक्रोज डाल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि पहले वाले का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो दूसरे वाले के मुकाबले क्या होगा, यानी यूरिया के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है उसको कंपेयर करना है सुक्रोज वाले सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके इक्वल टू सेकंड, यानी पहले वाले सॉल्यूशन यूरिया और सुक्रोज वाले सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर कम होगा वो दोनों में सेम होगा, यूरिया में ज़्यादा होगा, और या यूरिया का सुक्रोज से कम होगा, या फिर यूरिया का जो है जो लोअरिंग है उसका वेपर प्रेशर का वो सुक्रोज वाले सॉल्यूशन के मुकाबले डबल होगा।
अब आपको पता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सीधी सी बात है, हम मोलारिटी फाइंड करेंगे, जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम होगा, बिकॉज जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम आता है। ठीक है, तो हमको कुछ एक सिंपल सी चीज़ करनी है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द मोलारिटी, राइट। एज आई सेड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अ सॉल्यूशन विद हायर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वुड हैव लोअर वेपर प्रेशर। जैसा मैंने बताया, जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज, ये तीन ऐसे हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, यानी पानी में जाने के बाद ये जो है नए जो पार्टिकल्स नहीं बनाते हैं। अगर आप 1 मोलर यूरिया लेते हैं तो पानी में जाके वो 1 मोलर ही रहता है। अगर आप 1 मोलर सुक्रोज लेते हैं तो वो पानी में जाने के बाद 1 मोलर ही रहता है। लेकिन अगर आप 1 मोलर NaCl लेंगे, मान लीजिए आपने NaCl लिया होता 1 मोलर, तो पानी में जाके ऑब्वियसली Na प्लस और Cl माइनस बनाता। तो यूरिया और सुक्रोज क्योंकि पानी में जाने के बाद वैसे के वैसे ही रहते हैं, 1 मोलर का 1 मोलर रहता है, इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। अब ऑब्वियसली यूरिया का जो वेट दिया है वो 12 है और उसका जो एटमिक मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है, तो उसके मोल्स 0.2 आ रहे हैं। और सुक्रोज का भी जो वेट दिया है उसके हिसाब से उसके मोल्स 0.2 आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है, वॉल्यूम भी सेम दिया हुआ है, तो मोलारिटी सेम आएगी। और बिकॉज पानी में जाने के बाद वो कोई नए पार्टिकल नहीं बनाते, दोनों वैसे के वैसे रहते हैं, तो पानी में जाने के बाद ये 0.2 का 0.2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि दोनों के अंदर पार्टिकल सेम आ रहे हैं, उनका जो लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का वो सेम होगा। सो आपका आंसर आएगा ए, दैट इज इक्वल टू द सेकेंड, राइट। यानी पहले केस में और दूसरे केस में जो लोअरिंग हो रही है वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर। ये जो क्वेश्चन आपका एम्स 2015 का है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेज बाय 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease in vapor pressure is 20 mm Hg? ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर ये जो शब्द दिया है नॉन वोलेटाइल और वेपर प्रेशर, अगर ये दो चीज़ें दी हैं आपको तुरंत समझ जाना है कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, यानी सबसे पहले कहने का मतलब है आप आइडेंटिफाई कर लिए फॉर्मूला कौन सी यूज़ होगी। तो जैसे ही आपको दो शब्द मिल जाए नॉन वोलेटाइल और वेपर प्रेशर, आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। अब इन्होंने ये दिया हुआ है कि पहली बार जब वेपर प्रेशर मतलब पहली बार जब आप सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर 10 mm Hg कम हो गया। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज बाय 10 mm Hg, यानी पहले जो भी था उसके मुकाबले फाइनल वाला जो है वो 10 कम है, यानी पहले अगर 200 है तो बाद में 190 हो गया, पहले अगर 180 है तो बाद में 170 हो गया। ठीक है, और उस टाइम पे जो सॉल्यूट था उसका मोल फ्रैक्शन 0.2 था। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P0 माइनस P अपॉन P0 N अपॉन N प्लस N। तो उन्होंने कहा है कि जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू 10 दी गई है, राइट। और ये P0 आपका जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो है आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, उसकी वैल्यू दी है 0.2। तो हमारी P0 की वैल्यू आ रही है, राइट, वैल्यू ऑफ P0 इज 10 अपॉन 0.2। अब दूसरे केस में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में ये दिया हुआ है कि अब सेकंड केस में जो वेपर प्रेशर है, सेकंड केस में उन्होंने आपको पूछा है कि अगर वेपर प्रेशर को 20 mm Hg कम करना है, पहले सिर्फ 10 कम हुआ था, वो कह रहे हैं कि अगर 20 mm Hg कम करना है तो इस केस में जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ओके, सो एज आई सेड, उन्होंने ये बोला है कि जो टोटल प्रेशर इस समय कम हो रहा है, राइट, वो 20 है, तो P0 माइनस P जो है 20 हुआ, और हमारा फॉर्मूला है P0 माइनस P अपॉन P0 N अपॉन N प्लस N। अब यहाँ पे देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये सॉल्यूट का है, पर हमें पूछा है सॉल्वेंट का, फिर भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से P0 की हम जो है वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जो P0 का एक्सप्रेशन आ रहा है, आप कैलकुलेशन देख सकते हो, P0 माइनस P जो है उसकी वैल्यू 20 है, ये आपका P0 है और ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 की वैल्यू आएगी 20 इंटू N अपॉन N प्लस N अपॉन स्मॉल n। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास P0 और यहाँ पे भी हमारे पास P0 है, इन दोनों P0 को हम जो है ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं तो हम इस तरफ रखेंगे, और यहाँ पे मैंने पहले P0 की वैल्यू रखी है और इस साइड मैंने दूसरे P0 की वैल्यू रखी है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं कि N अपॉन N प्लस N मोल फ्रैक्शन होता है, राइट, XN होता है, राइट, ये XN जो है वो साइन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पर ये उल्टा है, ये N प्लस N अपॉन N है, तो इसे हम वन अपॉन XN लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा हुआ है
1/xn और बाकी वैल्यूज़ को उस तरफ भेज दिया है। तो आपका जो xn है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है, उसका आंसर आ रहा है 0.4। और आपको पता है कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस करने पे आंसर हमेशा 1 आता है। यानी किसी भी मोल फ्रैक्शन को आप टोटल करते हो, किसी भी सिस्टम के मोल फ्रैक्शन को, तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ऑब्वियसली अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 आया तो सॉल्वेंट का जो है आपका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.6, राइट। सो ये आंसर इज गोइंग टू बी बी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एज आई सेड, बहुत ज़रूरी है सही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में आप खुद बताइए कि कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात है तो फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, ठीक है। अब सवाल देखिए, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, यानी 1.8 ग्राम जो है आपका सोल्यूट है, जो आपने 1.8 ग्राम लिया हुआ है, जिसके एम्पेरिकल फॉर्मूला दी हुई है आपको, उसे आप 40 ग्राम वाटर आपका सॉल्वेंट है, 40 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो चला गया -0.465 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पूछा गया है कि जो सॉल्यूट ऐड किया गया है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा हुआ है। एक बार आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर दीजिए एम्पेरिकल मास से, और उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो भी आपकी एन की वैल्यू आती है उसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बट सबसे पहले एज आई सेड, सबसे पहले आपका काम होता है फॉर्मूला लिखना। सो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। अभी आई यहाँ पे किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमको देख के लग रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका आई 1 होगा, बिकॉज जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, जैसे यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो हम मानकर चल सकते हैं कि आई से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो वैल्यू दी होती है ना कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, वो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, मतलब जो चेंज है वो वही आता है। पर ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल हम रखेंगे, डेल्टा टी एफ यानी होता है इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल। सो ये आपका टी आई माइनस टी एफ जाएगा। के एफ जो है उसकी वैल्यू आपको 1.6 दी है, और मोलालिटी जो है वो होती है आपकी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो इनिशियल जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली वो 0 डिग्री है, माइनस आप कर रहे हैं, और फाइनल जो है आपका वो 0.465 है, ठीक है। और ये आपका है 1.86। गिवन वेट जो है वो आपको दिया हुआ है 1.8 सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम। सो ऑब्वियसली हम मॉलिक्यूलर वेट को एक तरफ ले लेंगे, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.86 इंटू 1.8 इंटू 1000 अपॉन 0.465। क्यों ऐसा लिया मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो जाता है, अपॉन वेट इन ग्राम, यानी वाटर जो है उसका वेट यहाँ पे 40 है, राइट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो बस आपको कैलकुलेशन कर देना है, और जो भी मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ठीक है, तो एन की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो जो एम्पेरिकल मास है वो यहाँ पे आपको CH2O से मिल जाएगा। CH2 यानी C का हुआ 12 और हाइड्रोजन 2 यानी 14, और 14 प्लस 16 यानी 30। तो 30 आपका जो है वो एम्पेरिकल मास हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर आप एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे तो एन की वैल्यू आएगी, और फिर आप जो आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि है CH2O, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी ये वाली फॉर्मूला आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट्स वेरी इजी। मैं यहाँ पे वो पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा मकसद है कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो ऑब्वियसली हमको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे जाता है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी वो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे फ्रीजिंग पॉइंट आपका उतना ही नीचे जाएगा। तो अब क्योंकि इक्वी लिया हुआ है, सबका जो मोलारिटी वो 0.1 है, तो ऑब्वियसली अब हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, कौन सबसे ज़्यादा पार्टिकल बनाएगा। यहाँ पे लोवेस्ट पूछा हुआ है, तो जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो होगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका जो Al2SO4 थ्राइस है, तो ऑब्वियसली ये टूटेगा 2Al+3 में, और 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके SO4-2 के, यानी एक एल्यूमिनियम सल्फेट में से टोटल कितने पार्टिकल निकले, 2 एल्यूमिनियम के, 3 सल्फेट के, यानी टोटल 5 पार्टिकल। C6H12O6 मैंने आपको पहले बताया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ग्लूकोज आपका, तो ये 1 का 1 ही रहेगा।
KCl जो है ऑब्वियसली एक K प्लस बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा, यानी दो पार्टिकल बनेंगे, ठीक है। और C12H22O11 ये भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके भी वन पार्टिकल होंगे, यानी सबसे ज़्यादा पार्टिकल ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम सल्फेट का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो होगा। पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अलग अलग मोलारिटी दी होती, मान लीजिए ये 0.2 दिया होता, ये 0.6 दिया होता, ये 0.8 दिया होता, तो उस टाइम पे जो उनकी मोलारिटी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में हम लोग 0.25 इंटू 5 करते, इस केस में 0.6 इंटू 1 करते, इसमें 0.8 इंटू 2 करते, और इसमें 1 इंटू 1 करते, जो भी दिया होता। और उसके बाद जो आंसर आता है, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा आता है उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे, उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। पर ऐसा कब करना है, जब अलग अलग मोलारिटी दी है या मोलारिटी दी है। यहाँ पे क्योंकि इक्वीमोलर सॉल्यूशंस हैं, सेम है सबकी मोलारिटी, तो ऑब्वियसली हम उस सॉल्यूशन को देखेंगे जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा हैं। और लेट से कभी कभी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह के आयंस बनेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो है हमें ये जानने के लिए, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 नहीं आएगा, हमें जानने के लिए कि कितने पार्टिकल्स बनेंगे एग्जैक्टली आयन का पता होना ज़रूरी नहीं है। हम सीधा सीधा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 3 Na है तो 3 Na बनाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट बनाएगा। आपको चार्ज पता हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको टोटल कर देना है। इज़ लाइक कि X3 है और Y2 है, और आपको पता नहीं है कि X का चार्ज क्या है, Y का चार्ज क्या है। कुछ नहीं करना है, X कितने हैं 3 है, Y कितने हैं 2 हैं, तो टोटल पार्टिकल बनेंगे 3 + 2 = 5, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया है A3 है और B4 है, आपको A और B का चार्ज नहीं पता, तो 3 A बनेंगे और 4 B बनेंगे, राइट। ऑब्वियसली टोटल पार्टिकल कितने बनेंगे 7। तो इजीली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो बिना कंफ्यूज हुए। और हालांकि ये पता होना चाहिए कि कौन सा आयन कैसा होता है, जैसे PO4-3 होता है, SO4-2 होता है, ऑक्सिलेट जो है वो C2O4-2 होता है। तो ये चीज़ें अगर नहीं बताऊंगी तो ऑब्वियसली आप गलती कर देंगे, बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स P को अलग पार्टिकल मानते हैं, फिर 4 ऑक्सीजन को भी अलग से काउंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत आएगा। एट दिस लेवल यू शुड नो कि कौन सा आयन कैसे होता है, कि उसका कंपोजिशन क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वीमोलल। अगेन यहाँ पे भी वही बात आई कि जो भी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं सारे के सारे ऐसे जिनकी मोलालिटी एक जैसी है। जब सेम मोलालिटी होती है तो इक्वीमोलल होता है। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। अब जैसे मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है आप बोल सकते हैं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, और जितने कम पार्टिकल्स होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होगा। ये आपका ऑप्शन ए है, राइट। सो ये आपका ऑब्वियसली एनिलीन का जो है सॉल्ट है HCl के साथ वाला, और दूसरा जो है आपका वो कैल्शियम नाइट्रेट है, तीसरा जो है आपका वो लेंथेनम का सॉल्ट है, और जो फोर्थ है आपका वो ऑब्वियसली ग्लूकोज है C6H12O6। बिना देखे हम बता सकते हैं कि हमको हाईएस्ट पूछा हुआ है। अब क्योंकि सबकी मोलालिटी सेम है, राइट, तो ऑब्वियसली सबसे जो है कम पार्टिकल किसके अंदर होंगे, ग्लूकोज के अंदर, बिकॉज उसके पानी में जाने के बाद कोई टुकड़े होने वाले नहीं हैं। तो क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे कम होंगे, राइट, ऑब्वियसली इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, और जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा बनेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है पानी में जाके 2 टुकड़े बनाएगा, ठीक है। एक तो आपका NH3+ और Cl-, तो 2 पार्टिकल्स बनेंगे इसमें से। कैल्शियम नाइट्रेट, तो एक कैल्शियम आयन बनेगा और जो है 2 नाइट्रेट आयन बनेंगे, तो सॉरी -1। सो यहाँ पे एक कैल्शियम का आयन और 2 नाइट्रेट का आयन, टोटल 3 आयन हो गए। लेंथेनम नाइट्रेट में भी ऐसा ही होगा कि एक लेंथेनम बनेगा आपका विच इज़ गोइंग टू बी L8+2, और ये नाइट्रेट जो है यहाँ पे उसके 2 पार्टिकल बनेंगे, तो टोटल यहाँ पे 3 पार्टिकल बनेंगे, ओके। सो और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 1 का 1 रहेगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे कम होंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और इस केस में इन दोनों के केस में पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। हालांकि जब 2 अलग अलग सॉल्ट दिए हों
तो ये भी मैटर करता है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि पानी में जाने के बाद कितने पार्टिकल्स बनता है, ये भी मैटर करता है कि कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए अगर ये वीक सॉल्ट निकला और ये अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट निकला, ये अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है और ये कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा और इसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे इसके मुकाबले। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर ज़्यादा पूछा होता तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता, राइट। सो ऑब्वियसली फिर उन्हें ऐसे ऑप्शंस देने पड़ते जिनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। तो एज आई सेड, इस केस में आंसर आएगा ग्लूकोज, बिकॉज उसके पार्टिकल सबसे कम है क्योंकि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अ 0.5 मोलर NaBr solution हैज़ अ हाइयर वेपर प्रेशर देन 0.5 मोलर BaCl2। अब आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, BaCl2 है तो देखिए एक बेरियम और 2 क्लोरीन, टोटल 3 पार्टिकल बनाएंगे, और NaBr के 2 पार्टिकल होंगे, एक Na के और Br के, पानी में जाने के बाद। अब दोनों का मोलालिटी सेम दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं कि NaBr जो है, NaBr का जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा BaCl2। तो ये बात सही है क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो BaCl2 वाले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा NaBr के मुकाबले। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्योर वाटर फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन प्योर मिथेनॉल। सो दिस हैज़ टू डू नथिंग विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हो। थर्ड जो है, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल्स के ऐड करने पे, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करेंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा। तो प्योर वाटर में जब आप NaOH डाल देते हैं तो ऑब्वियसली उस नए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पानी से कम होगा, और यही बात यहाँ पे की गई है कि 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो है करेक्ट आपका आंसर आएगा 1 और 3, बिकॉज आंसर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में दी गई है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका इररिलेवेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर है ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन। देखिए ये दोनों ही लिक्विड होते हैं, और जब आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं और आपको वेपर प्रेशर पूछा हुआ है या दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका क्वेश्चन आएगा राउल्स लॉ का फॉर लिक्विड इन लिक्विड, राइट, जिसकी फॉर्मूला है आपकी PT इक्वल्स टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, राइट। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाता है। बस आपको मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने होते हैं, और जनरली ये जो वेपर प्रेशर होता है, राइट, वो आपको दिया होता है। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जो होता है, या हम बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, वो दिया होता है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप हेप्टेन और ऑक्टेन को मिक्स कर रहे हैं, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं 373 केल्विन पे, और यहाँ पे दोनों का प्रेशर भी दिया हुआ है कि हेप्टेन का जो प्रेशर है वो 105 किलो पास्कल है और ऑक्टेन का 45 किलो पास्कल है। तो इन दोनों को मिलाने पर जो टोटल प्रेशर आएगा लिक्विड का वो कितना होगा, और ऑब्वियसली क्वांटिटी दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका हेप्टेन जो है 25 ग्राम दिया गया है, और आपका जो ऑक्टेन है वो आपका 35 ग्राम दिया गया है, और दोनों के मोलर मास दिए गए हैं। तो ऐसा ही सेट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, बिकॉज मान लीजिए इसे आप हेप्टेन मानते हैं, इसे आप ऑक्टेन मानते हैं, तो ये जो PA है, राइट, ये आपका आएगा यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 105, और ये आपका जो PB है, इसे अगर आप ऑक्टेन मानते हो तो ये वैल्यू आएगी 45। यानी आपको खाली अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, जो कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन विल बी मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, और उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन जो होगा वो आपका होगा मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन प्लस मोल्स ऑफ हेप्टेन, यानी इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फाइंड कर लीजिए, राइट। सो मोल्स ऑफ हेप्टेन विल बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और उसी तरह से मोल्स ऑफ ऑक्टेन विल बी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसके बेसिस पे फिर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इट्स सो सिंपल। सो इसमें भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5% ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ 1% ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सोल्यूट, द मोलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट इज। यानी आपके पास एक सोल्यूशन है केन शुगर का, यानी उसके अंदर सुक्रोज है, 5% लिया है आपने, और वो सोल्यूशन दूसरे किसी सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, राइट। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और वो जो अननोन सोल्यूट है उसका आपने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो 1% लिया है, और आपको उस अननोन सोल्यूट का मास फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे केसेस में आइसोटोनिक की जो फॉर्मूला है वो हमें यूज़ करनी होती है। तो क्योंकि आइसोटोनिक यानी दोनों के जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएंगे, तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अननोन सोल्यूट।
अब ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला जो होती है वो होती है ICRT, और ये भी होगी आपकी ICRT, राइट। आई यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है बिकॉज सुक्रोज ऑलरेडी आपका जो है, क्योंकि केन शुगर मैंने बताया सुक्रोज होता है, तो आई यहाँ पे 1 ही आएगा। और इसका हमें दिया नहीं है कि ये सॉल्ट है या क्या है, तो इसको भी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो दोनों साइड कट हो जाएंगे, और टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, राइट। सो नहीं दिया होता, आप अज्यूम कर सकते हैं कि सेम है, अदरवाइज अलग होता तो उन्होंने दिया होता, तो टेम्परेचर भी ऑब्वियसली यहाँ पे कट हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपको पता है मोल पर लीटर होता है, राइट। दिस इज मोल पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर, राइट। और कंसंट्रेशन, सॉरी मैंने यहाँ पे मोलारिटी पे लिया, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है ले सकते हैं इसके टर्म्स में भी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। सो मोल्स पर लीटर के हिसाब से ही लेते हैं। सो दिस इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये आपकी फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मोलारिटी की। दिस इज ऑल्सो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। देखिए 5% का मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml, ठीक है। और 1% जो भी अननोन है उसका मतलब होता है 1 ग्राम, उसका आप ले रहे हैं 100 ml में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली हम दोनों का सेम अज्यूम कर सकते हैं, तो वॉल्यूम भी कट हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए आप खाली इस तरफ मोल्स बच रहे हैं शुगर के यानी सुक्रोज के, और इस तरफ मोल्स बच रहे हैं अननोन सोल्यूट के। यानी कभी भी आइसोटोनिक का क्वेश्चन आए तो आप एक खुद की शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज N, राइट, N इंटू आई, राइट। N जो है वो मोल्स है, I जो है वो वेंटो फैक्टर है A का, यानी जो भी आपका सोल्यूट दिया उसे A मान लीजिए, और सामने जो सोल्यूट दिया उसे B मान लीजिए, तो NbIb, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये सारे कैलकुलेशंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आइसोटोनिक का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आप ले लीजिए मोल्स ऑफ द सोल्यूट गिवन अपॉन वो सोल्यूट जिसका जो है आपको पूछा हुआ है, जो भी पूछा हुआ है, आपको बस इक्वल की साइन रख देनी, आपका आंसर आ जाएगा। आई अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे आई नेग्लेक्ट हो गया, जरूरी नहीं कि हर बार आई नेग्लेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए सुक्रोज का जो वेट है वो आपको 5 दिया हुआ है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, और इसका गिवन वेट जो है वो 1 ग्राम होगा, बिकॉज 1% यानी 1 ग्राम इन 100 ml, तो गिवन वेट हम 1 ग्राम लेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है, तो आपका जो m है, राइट, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है ऑब्वियसली दैट इज कमिंग टू बी 342/5, राइट। सो दैट इज़ योर कैलकुलेशन। जो भी आपका कैलकुलेशन आता है आप वो कर लेना, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एज आई सेड, बस आपको ये याद रखना है कि अगर आइसोटोनिक का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा बिना पाई इक्वल्स टू CRT लिए हुए आप ये वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, सॉरी इंटू इट्स वेंटो फैक्टर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बी इंटू इट्स वेंटो फैक्टर, दैट्स इट। उसके बाद जो कैलकुलेशन है आपका वो सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KF देख के आप समझ जाइए कि ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज़ होगी, और ये आपका KF दिया हुआ है, और पूछा हुआ है इफ़ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मस्ट यू ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल जनरली होता है इसको जो है फ्यूल में इसलिए ऐड किया जाता है कि फ्यूल जो है आपका गाड़ी के अंदर वो फ्रीज़ ना हो जाए बहुत ही लो टेम्परेचर पे। तो आपको पूछा गया कि अगर जो वाटर है आपके ऑटोमोबाइल रेडिएटर में उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमको 0 से -2.8 ले जाना है, ठीक है, तो हमें उसके अंदर कितना इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा। इट्स अगेन वेरी सिंपल, डेल्टा TF वाली आपकी फॉर्मूला है वो आप यूज़ करेंगे, विच इज़ IKF इंटू M, राइट। और डेल्टा T जो है आपको ऑलरेडी उन्होंने कहा गया है कि 2.8 तक ले जाना है, तो इसको आप यहाँ पे 2.8 ले सकते हैं। I यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। KF की वैल्यू 1.86 है, और मोलालिटी होगी गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 2000 अपॉन वेट इन ग्राम, ठीक है। तो ये आपका 2.8 है ही, यहाँ पे आई लेना नहीं है आपको, आप इग्नोर कर सकते हैं। 1.86 गिवन वेट जो है आपका वो ऑब्वियसली आपको पूछा गया है। मॉलिकुलर मास आप जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का खुद से फाइंड कर लीजिए इंटू 1000, और ऑब्वियसली यहाँ पे पानी जो है 1 kg लिया हुआ है तो यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा, तो ये कट हो जाएगा। और ये जो भी आपका आंसर आता है दैट विल बी योर आंसर किसका, कि टोटल कितना इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा, एंड समहाउ आई गेस ये आंसर 93 आता है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट मैंने आपको समझा दिया किस तरह से कैलकुलेशन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
Okay, so consider separate solutions of 0.5 molar C2H5OH और 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट दिया हुआ है, 0.25 मोलर KBr दिया हुआ है, 0.125 सोडियम फॉस्फेट दिया हुआ है, और पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. ओके, सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको सबके पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेना है और बाद में देखना है कि क्या कहा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो जैसे 0.5 C2H5OH दिया हुआ, ये पहले जस्ट अभी आपको मैंने समझाया है, वैसे ही सॉल्व करना है. फिर 0.1 दिया हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट, उसके बाद दिया हुआ है आपको 0.25 KBr, और लास्ट जो आपको दिया हुआ है वो 0.125 Na3PO4 दिया हुआ है. सो एज आई सेड, जब कभी भी आपको अलग अलग मोलारिटी दी हो तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा एक वैल्यू लानी होती है, दैट इज़ मोलारिटी जो भी दी है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पानी में जाने के बाद बनते हैं. तो क्योंकि अल्कोहल जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आएगा आपका 0.5 × 1, तो आपका आंसर आ गया इसका 0.5. अब जैसा मैंने बताया था कि ये पानी में जाके ऐसे टूटेगा,